राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है हमारा यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। 3 प्रैक्टिस सेट हमने देख लिए हैं 125 प्रश्नों का, ये चौथा है। तो क्लास को सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए और हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य में आदि काल को संधि काल एवं चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो ये काम करने वाले कौन थे? तो ये काम करने वाले राम कुमार वर्मा थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। तो ध्यान देंगे राम कुमार वर्मा को। इसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो 5000 कवियों का विवरण अपने इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधु ने दिया है। तीसरी एक पंक्ति है, रसवंत कवित तन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति चिंतामणि की है। रसवंत कवित तन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। चौथा है भाव विलास किसकी रचना है? तो भाव विलास रचना देव की है। पांचवा है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मनुतारन बिरदु बारक बार अनुतारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव कौन सा भाव व्यक्त है? तो बिहारी के इस दोहे में भक्ति भाव व्यक्त है। फिर छठवां प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंतु। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति हेमचंद्र की है। सातवां प्रश्न है, कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो वो है राउल वेल। 8वां है कि भाषा की कसौटी पे यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी का ये कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो शुक्ल जी का ये कथन पृथ्वीराज रासो के बारे में है। 9वां प्रश्न है कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? मतलब संत साहित्य के बारे में कौन सा गलत कथन है, ये बताना है। तो संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। सी है कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है। डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये भी सही है। 10वां है किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? तो आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी। ये पंक्ति क्या है? उलटबासी है कि आकाशे मुँह औंधा कुआ पाताले पनिहारी। तो 10 का डी एकदम सही जवाब है। 11 में पंक्ति है कि कली कुलिस जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये नाभादास के द्वारा रचित है। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। फिर 13वां है, हजारी जी का ये कथन किस विद्वान के प्रति है? कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। तो हजारी जी का ये कथन भारतेंदु जी के बारे में है कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। 14वां प्रश्न है कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में ये कथन किसने कहा है?
तो गुप्त जी के बारे में ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। 15वां है तुलसीदास रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। 16वां है कामाध्यात्म की समस्या किस रचना में उठाई गई है? तो कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी में उठाई गई है, दिनकर की उर्वशी में। 17वां है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, इस सूत्र के प्रयोक्ता कवि कौन हैं? तो इस सूत्र के प्रयोक्ता मुक्तिबोध हैं। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात विश्वंभर नाथोपाध्याय ने किया। 19वां है राजा भोज का सपना, पुस्तक की भाषा क्या है? तो इस पुस्तक की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। 20वां प्रश्न है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये नाटक किसने लिखा है? तो ये भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक को क्या माना जाता है? तो भारत दुर्दशा नाटक को नाट्य रासक माना जाता है। फिर है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, इसकी लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग है। फिर 24 नंबर में है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। ये कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा से। 25वां है सही युग्म का चयन कीजिए, तो यहाँ पे सही युग्म तो ए नंबर में ही है 420%, ये कहानी यशपाल की ही है। 26 नंबर में है मर गया दीपनाथ, ये कहानी किसने लिखा? तो मर गया दीपनाथ ये चर्चित कहानी है और इसके लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। 27 नंबर में सुमेलित करना है चतुरी चमार निराला की, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की कहानी, डांची यस्क की कहानी, परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी। तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 केवल ऑप्शन बी में दिया है। 28 नंबर में है कि कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पे भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। फिर 29 नंबर में पूछा गया है इस कथन के लेखक कौन है? कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति का कदर आपके हृदय में भी हो। तो ये बाल मुकुंद गुप्त ने कहा है। 30वां है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा हैं। 31 नंबर में है कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये किसका कथन है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। 32 नंबर में है कही न जाए का कहिए, ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा की। 33 नंबर में है मेरी जीवन यात्रा, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की है। 34 नंबर में है व्योमकेश दरवेश में किसकी जीवनी है? संस्मरण तो संस्मरणात्मक जीवनी है व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, पर जीवनी इसमें किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उन्हीं के ऊपर लिखा गया है। अकाल पुरुष गांधी इस नाम से जीवनी की रचना करने वाले कौन हैं? जैनेन्द्र हैं। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण हैं? तो वो हो जाएगा मेरा परिवार। दीप जले शंख बजे, इसके रचनाकार कौन हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अप्रवासी की यात्राएं किसने लिखा है? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। अरे यायावर रहेगा याद, इसमें क्या सम्मिलित है? अरे यायावर रहेगा याद में तो इसमें माजुली द्वीप का उल्लेख है और बहता पानी निर्मल है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4।
तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? तो तंत्रलोक से यंत्रलोक तक यात्रा वृतांत डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। 41 नंबर में है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा गुण है? तो इस पद में माधुर्य गुण है। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। 43 नंबर में है सुख दुख आत्म कोरशा। ये कहने वाले आचार्य कौन है? रामचंद्र गुरचंद्र हैं। कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक चूलिका नियताप्ति विष्कंभक। तो 44 में हो जाएगा सी, नियताप्ति या अर्थोपक्षेपक नहीं है। इसके बाद 45 नंबर में है जन्म मरण से भय, वैराग्य, तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम क्या है? तो उस रस का नाम है शांत रस। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्ति में छंद कौन सा है? तो इसमें दिगपाल छंद है, ध्यान रखिएगा। कौन सा छंद? दिगपाल। ओज गुण है, वीर रस है। 47 नंबर में है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो रसखान की पंक्ति है और ये क्या है? सवैया है। 48 नंबर में है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना। किस अलंकार का परिचायक है? तो कारण के अभाव में जब कार्य की उत्पत्ति हो जाए तो वहाँ विभावना होता है। 49 में है तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक है। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति क्या है? लिपि है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को। 53 में है कौन सा अघोष महाप्राण ध्वनि है? तो वो है ख। ख अघोष भी है, वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होता है और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो ख दूसरे नंबर पे है, तो अघोष में भी आ जाएगा, महाप्राण में भी आ जाएगा। फिर है छ। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ च वर्ग में आता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है। इसके बाद है राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरित करेंगे तो क्या होगा? तो जब कर्मवाच्य में रूपांतरित करेंगे तो हो जाएगा कि राम से रोटी नहीं खाई जाती है। 56 में है स हस्तेन खादती। इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। स हस्तेन खादती। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, मस्तक, इच्छा, नृत्य। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा इच्छा। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में क्या होगा? तो बहुवचन में हो जाएगा लड़कियां पढ़ती हैं। उद्धरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उत प्लस हरण। निस्संदेह, निस्संदेह में अव्ययी भाव समास है, इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा संदेह के बिना। निस्संदेह मतलब संदेह के बिना। 61 नंबर में है जेब कतरा। जेब कतरा में कौन सा समास है? तो जेब कतरा में कर्म तत्पुरुष है, जेब को कतरने वाला। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 62 में पूछा है। तो वासुदेव। वासुदेव में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है। पूज्य पाठक करड़ीय में कृत प्रत्यय है। 63 में दिया है एक तत्सम शब्द है, कौन सा? डाकिनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी। तो यहाँ पे तत्सम शब्द है डाकिनी। क्या है? डाकिनी। फिर 64 में है तत्सम शब्द कौन सा है? त्वरित, ऊंट, आँख, आम्र। तो त्वरित है तत्सम, आँख का अक्षी, ऊंट का उष्ट्र, आम का आम्र। 65 में दिया है भाग का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? प्रारब्ध है, भवितव्य है, नियति है, लेकिन नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं है।
66 में दिया है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? तो शशि है, इंदु है, लेकिन शीत और राका नहीं है। राका पति हो जाएगा, राकेश हो जाएगा, लेकिन राका नहीं होगा चंद्रमा का, और शीत भी नहीं होगा, बाकी शशि और इंदु हो जाएगा। उपकार का विलोम पूछा है, तो उपकार का अपकार होगा। आधार का विलोम क्या होगा? तो आधार का विलोम हो जाएगा आधे। वाक्य शुद्ध। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये होगा सही। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, नहीं, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। फिर शब्द केवल संकेत मात्र हैं, नहीं, शब्द केवल संकेत हैं या शब्द संकेत मात्र हैं, केवल मात्र दोनों नहीं आएगा। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही है। 70 में दिया है अशुद्ध कौन सा है? नुपुर, त्याज्य, विरहिणी, वांछनीय। तो नुपुर अशुद्ध है। नुपुर में न पे बड़ा उ रहेगा, फिर प पे छोटा उ, फिर र, नुपुर। इसके बाद साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। इस वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो अशुद्ध अंश है घोर। यहाँ पे घोर नहीं रहेगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये होना चाहिए, तो घोर दे दिया है। 72 में दिया है लौट कर आया हुआ, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द होगा प्रत्यागत। 73 में है अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? तो अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि कहलाती है। आपको बता दें कि प्रतिदिन PDF टेस्ट हमारे यहाँ आगाज बैच में हो रहा है, और आप 499 में आगाज बैच से जुड़ते हैं। 70-72 पेपर हो चुके हैं, सारा पेपर आंसर की के साथ मिलेगा, और आप पेपर को एग्ज़ाम से पहले हल करके उसे एकदम रट सकते हैं, और आपका बहुत बेनिफिट होगा। ऑनलाइन टेस्ट देंगे, फिर हम पेपर को सॉल्यूशन भी कराते हैं लाइव प्राइवेट। बहुत अच्छी आपको पेपर, क्लासे, PDF नोट्स मिलेगा। फ़ीस मात्र 499 है। आपको प्ले स्टोर से आगाज हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और आगाज बैच ज्वाइन कर लेना है, या इस नंबर पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है। इसी पे पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज देना है, अपना नाम नंबर बता देना है, फिर आप ऐड हो जाएंगे। लगभग 500 के आसपास लोग जुड़ गए हैं, तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9452869335, और संपर्क करके आप ज़रूर जुड़िए। अगर एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, सीरियस हैं, बढ़िया टेस्ट देना चाहते हैं, कहीं कोचिंग आप लिए हैं, कहीं पढ़े हैं, कोई मतलब नहीं, बस 499 है, बहुत बड़ी पूंजी आपकी नहीं लगेगी। एक बार ज़रूर जुड़िए और देखिए कैसा टेस्ट, इतना बढ़िया टेस्ट करा रहे हैं, और आपको उससे ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप टेस्ट को तैयार कर लेते हैं ना अगर सभी, तो रिजल्ट बनने से आपका कोई नहीं रोक पाएगा। तो टेस्ट का बहुत महत्व है, फिर टेस्ट का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर जुड़िए। 73 के बाद आते हैं 74 नंबर। 74 नंबर में है जो मापा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरिमेय। फिर 75 में है हाथ कंगन को आरसी क्या। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। 76 में है कि एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना। इसकी सही कहावत क्या होगी? तो इसकी सही कहावत होगी कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। 77 में है 9 2 11 होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाग जाना। 78 में है प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधायिनी। ये कथन किसका है? तो ये कथन वाग्भट का है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित हैं? तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य से। 80 में है वीथी क्या है? तो वीथी रूपक है। 81 में है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः प्लस योग होगा। सच्चित में कौन सी संधि है? तो सच्चित में
इष्टुत्व संधि है, मतलब व्यंजन संधि। सत्य प्लस चित सच्चित। शुद्ध भाषा में कौन सा समास है? कर्मधारय। शुद्ध है जो भाषा, तो शुद्ध भाषा में कर्मधारय। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो आत्मन शब्द का चतुर्थी बहुवचन रूप होगा आत्मभ्य। लिट लकार किस काल का बोधक है? तो लिट लकार भविष्यत काल का बोधक है। 87 में आ जाइए। सीता स्थाल्याम तंडुलान ओदनम पचती इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा सप्तमी अधिकरणे च। विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो इसका ये होगा कि विद्यालय के समीप जलाशय है। 89 में पंक्ति है कि सुफल जन्म मोको गुरुदीना दुख विसार सुखयंतर कीना। ज्ञान दान मोको गुरुदीना राम नाम बिन जीवन हीना। ये पंक्ति किसकी? नामदेव की। 90 में है मेरी भव बाधा हरो। इस दोहे में झाई शब्द का अर्थ क्या है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होए। पंक्ति है ना, तो झाई का अर्थ क्या होगा? तो झाई का अर्थ हो जाएगा परछाई भी और झलक भी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 में आते हैं। 1 मिनट पानी पी ले थोड़ा। नाइन्टी 91 का क्वेश्चन है कि जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? तो जायसी ग्रंथावली के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 92 में है कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो अखरावट है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है, लेकिन नागमती विरह नहीं है। 93 में पंक्ति है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से है। 94 नंबर में है तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो तुलसीदास को लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। तुलसी में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार में विशेष समृद्धि नहीं हुई। यही गलत है, बाकी तो सब सही है। 95 नंबर में है नंददास के बारे में शुक्ल जी के क्या विचार हैं? तो इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासदी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन किए हैं। इनकी रचना रास पंचध्यायी सोरठा छंद में है। ये तो गलत है क्योंकि रोला छंद में है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास नंददास की कविता में नहीं पाए जाते, ये भी गलत है। तो सी डी गलती हो गया, तो बचाइए और भी दोनों सही है। 96 नंबर में पंक्ति है कि नंद जु मेरे आनंद भयो हौ गोवर्धन ते आयो। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है कि नंद जु मेरे आनंद भयो हौ गोवर्धन ते आयो। 97 में है कौन सी देव की रचना नहीं है? तो रसविलास, भावविलास, भवानी विलास है, चित्राधार नहीं है। 98 में दिया है असंगत युग्म है। प्रेम वाटिका रसखान का, सुजान चरित यही गलत है, सुजान सागर घनानंद का है, सुजान चरित सुदन का। रसविलास चिंतामणि ललित ललाम मतिराम। 99 नंबर में है कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की है? तो मानसी, पहले विकल्प में ही दे दिया फुटकल कवित्वों का संग्रह, मानसी इन्हीं की है। उत्तरा स्वर्ण किरण तो पंत जी का है। 100 नंबर में है कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? वैदेही वनवास हरिऔध भारत भारती गुप्त जी उद्धव सदक रत्नाकर, ये तीनों द्विवेदी युग की है, लेकिन आंसू जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद 101 नंबर में पंक्ति है मिलान करने को दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिन 12 वर्षों में घोड़ों के भी सुने हैं फिरते गुप्त जी का। मिलन के पल केवल 2-4 महादेवी वर नहीं सुमित्रा नंदन पंत का।
और तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है महादेवी वर्मा का, और विषमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विश्व महान जयशंकर प्रसाद का। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा डी। ए का 1, बी का 3, सी का दूसरा, डी का चौथा। इसके बाद आते हैं फिर विकल है प्राण मेरी। इस गीत के निहितार्थ क्या हैं? तो इस गीत का निहितार्थ है कि अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। फिर ये है कि स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो यहाँ पे बी और डी सही उत्तर हो जाएगा। 103 में है प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो प्रवासी की गीत नरेंद्र शर्मा की है। तुलसीदास किसकी रचना है? तो तुलसीदास निराला की है। झांसी की रानी कविता में किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहा गया है? तो इसके माध्यम से ये कहा गया है कि राजा की मृत्यु हो गई थी। 106 में पूछा गया है ये पंक्ति किस कविता से ली गई है कि कड़कड़ में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। तो यहाँ पे हो जाएगा विप्लव गायन। ये पंक्ति विप्लव गायन कविता से ली गई है कि कड़कड़ में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम में गाता वह ध्वनि। 107 नंबर में दिया है मिलाने को, तो इसका मिलान तो इधर करना है। आ जाइए। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ दिनकर का, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं धूमिल का, क्योंकि बहना रेत होना है हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं अज्ञे का। सब चुप, साहित्यिक चुप, कविजन निर्वाक, चिंतन शिल्पकार नर्तक सब चुप हैं ये मुक्ति बोध का। तो मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ दिनकर, वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं धूमिल, क्योंकि बहना रेत होना है हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं अज्ञे। सब चुप, साहित्यिक चुप, कविजन निर्वाक, चिंतन शिल्पकार नर्तक सब चुप, मुक्ति बोध। इसके बाद 108 में दिया है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? तो कवि प्रसिद्ध कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। जॉन गिलक्राइस्ट उर्दू के प्राध्यापक थे और सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। तो ए सी ई सी ऑप्शन। राम मोहन राय के संबंध में उपयुक्त कथन पूछा गया है। तो वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकवादी धर्मानुयायी बने रहे। बी सी ई। 111 में पूछा गया है कौन किसकी पात्र है? तो मुन्नी पात्र है अंजू दीदी, चंद्रगुप्त की लीला है, स्कंदगुप्त की जयमाला है, बकरी का राम है। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी ऑप्शन में 111 का सी। 112 में दिया है भारत दुर्दशा नाटक के बारे में कथनों पे विचार कीजिए। तो 112 में ए है कि इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हैं, सही है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप दर्शन होते हैं, ये भी सही है। तो सी हो जाएगा ए सी ई। फिर दिया है कथन और कारण कि प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वो विवाह को बनाए रखना चाहते थे, तो ये तो सही है। गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वो इसे बनाए रखना चाहती है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है।
114 में दिया है कि उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। तो 114 का हो जाएगा बी। सबसे पहले गोदान 1936 में, इसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, फिर राग दरबारी 1969 में, 68 में है राग दरबारी, जिंदगी नामा 1979 में, तमस 1973 में। तो CADEB क्रम है। 115 में है कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तुर्की। तो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है वो है तुर्की। यूनानी, लैटिन और प्राकृत शामिल है, लेकिन आर्य भाषाओं में तुर्की शामिल नहीं है। 116 में आते हैं। 16 में दिया है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। तो अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 2, सानुनासिक और निर्नुनासिक। फिर है विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म है 118 में। तो काला घोड़ा ठीक है, विशेषण विशेष से। गरीब महिला ठीक है। धारदार हथियार, हथियार की विशेषता है, लेकिन पानी सागर ये गलत है, डी वाला। 119 में दिया है समास का मिलान कीजिए। बहुब्रीहि है चक्रपाणी, अव्ययी है यथामति, और शिवालय है तत्पुरुष, द्वंद्व है लवकुश। तो 1 का 3, बी का 1, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 में दिया है द्विगु समास का उदाहरण है नीलकंठ, मूकचंद्र, तिराहा, ध्यानमग्न। तो तिराहा 3 राहों का समाहार। सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, 121 में पूछा गया है। तो सुगम सु से है, सुलभ सु से है, स्वागत सु प्लस आगत, लेकिन स्वरूप सु से नहीं है, स्वरूप स्व प्लस रूप है। 122 में है किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या आगत कह लीजिए। तो 122 का सी। 123 में है आप भले तो जग भला। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं। आंखें चुराना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सामने न आना। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले पेपर में हम देखेंगे अगला प्रैक्टिस पेपर। आज के लिए इतना ही, और एक बार आपको फिर बता देंगे कि इसी नंबर पे आप संपर्क करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आगाज बैच से ज़रूर जुड़िए। आपकी तैयारी अच्छी ना हुई तो फिर कहिएगा। डेली आपको टारगेट मिलेगा, PDF मिलेगा, टाइम टेबल मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और 499 ही फीस है, तो एक बार ज़रूर जुड़ें। चाहे LT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो। इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें 94 52 86 93 35। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं। कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।